Hello everyone, students. My name is Sunil and this is your science channel. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक इस चैनल पे क्लास 10th और 12th की फिजिक्स ही पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन कल से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 कल कंप्लीट कर चुके हैं, विलियन पढ़ रहे हैं। तो विलियन में हम लोगों ने कल पार्ट 1 कंप्लीट किया है। क्लास 12 की केमिस्ट्री में विलियन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कल पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देंगे, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में कल हम लोगों ने पढ़ा है कि विलियन होता क्या है, मतलब विलियन की परिभाषा हम लोगों ने समझी, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब घटक क्या होते हैं विलियन की, वो चीज़ हमने समझी। फिर विलियन को हम लोगों ने क्या किया था, उनके कुछ गुणों के आधार पर उसको डिवाइड किया था। मतलब पहले हम क्या किए थे, सांद्रता के आधार पर डिवाइड किए थे। तो सांद्रता के आधार पर दो भाग थे, तनु विलयन और शांत विलयन। फिर हम क्या किए थे, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को डिवाइड किए थे। तो उसको 3 प्रकार बने थे, है ना। मतलब जब विलायक की भौतिक अवस्था क्या थी, द्रव, तो विलयन की भौतिक अवस्था द्रव थी। विलायक की भौतिक अवस्था ठोस थी तो विलयन भी ठोस था। विलायक की भौतिक अवस्था गैस थी तो विलयन भी गैस था। तो इस प्रकार से कल हम लोगों ने क्या किया था, विलयन को पढ़ लिए, उसके भाग पढ़ लिए कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। और कल हम लोगों ने एक चीज समझी थी, सांद्रता क्या होती है ना। सांद्रता भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता क्या थी कि किसी भी विलयन के प्रति यूनिट आयतन, किसी कोई विलयन है उसके प्रति यूनिट आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, वो उसकी सांद्रता कहलाती है। तो देखो सांद्रता हम लोग जब मापते हैं, मान लो हमारे पास कोई विलयन है, अगर हमारे पास ऐसे समझिए कोई विलयन है ना। अब अगर हमको इस विलयन की सांद्रता मापनी है, हमने आपसे कहा कि इसकी सांद्रता मापिए, मतलब सांद्रता ज्ञात करो। तो सांद्रता ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं हमारे पास, मतलब हम कई विधियों से किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग लगाते हैं क्या, कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे विलयन पार्ट 2। कल पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो पहली हेडिंग लगाइए, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, मतलब इसको क्या बोलेंगे, मेथड्स, मेथड्स टू कैलकुलेट, मेथड्स टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली विधि पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक, तो मतलब ये पहली विधि क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता, ये एक विधि है सांद्रता ज्ञात करने की। तो पहले इसकी थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी, ऐसे लिखो, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के, क्या लिखे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, सॉरी 100 ग्राम विलयन में, 1 मिनट बोर्ड थोड़ा निकल गया। चलो, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, यहाँ पे उपस्थित लिखा हुआ है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, उस विलयन की, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता,
उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है इसे स्मॉल डब्लू और एप्ली करके लिखना है कैपिटल डब्लू, ऐसे स्मॉल डब्लू, ये डब्लू लिखा होगा, एप्ली कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं, थोड़ा आगे लिखो, प्रदर्शित मान लो ये करते हैं। मतलब परिभाषा क्या बनी कि 100 ग्राम विलयन, मतलब हमको विलयन कितना लेना है इसमें 100 ग्राम, मतलब विलयन आपके पास चाहे जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रत्येक विलयन में हमको 100 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या को देखना होता है कि 100 ग्राम में कितने विलय प्रेजेंट हैं। बाकी आपके पास 1 लीटर 4 लीटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या है ना, विलय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। बात को समझ आई? मतलब कोई विलयन है, वो विलयन आपके पास कितना है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन हमको देखना कितने में है, प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में देखना है कि प्रति 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी है। प्रति 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा जितनी होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये इसका डिनोटिंग पॉइंट ये है, स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे, एफ डी पे निशान लगाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि 100 ग्राम विलय में हमको देखना है कि कितने विलय प्रेजेंट हैं, इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलो देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको हमने, अगर हमने आपसे कहा किसी विलयन की, एक एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं कि किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता जो आपको दिया गया है वो दिया है 10% डब्ल्यू एप्लिक कैपिटल डब्ल्यू, ऐसे दिया गया है। किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ये है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको दर्शा रहा है कि अब देखो परिभाषा क्या थी कि 100 ग्राम विलयन में है ना, 100 ग्राम विलयन में हमको देखना है, तो ये दर्शा रहा है कि हमारे पास जो 100 ग्राम विलयन था, मतलब विलयन कितना था 100 ग्राम, उस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है, विलेय है, 10 ग्राम विलेय है। ठीक है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि विलयन 100 ग्राम था, उस 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम, तो यही तो आ गया 10 इसकी 10 क्या, ये द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई। मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलयन में जितनी विलेय की मात्रा होगी वही विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। अगर मान लो हम ऐसे लिख दें, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि 100 ग्राम विलयन है हमारे पास, 100 ग्राम विलयन है, और उसमें अगर हमने आपसे कहा कि 20 ग्राम विलेय प्रेजेंट है, 20 ग्राम विलेय मतलब प्रेजेंट उपस्थित है, तो उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी, द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाएगी 20% स्मॉल डब्ल्यू एप्लिक कैपिटल डब्ल्यू, है ना। मतलब यही आपको बिल्कुल समझना है, आसान, इसको दिक्कत नहीं है। आपको देखना क्या है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय प्रेजेंट है, जितने ग्राम विलेय प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या होगी, द्रव्यमान प्रतिशतता होगी। बात समझ आई? चलो नोट करो इसको, फिर एक थोड़ा इसका फार्मूला लिख लेते हैं। नोट हो गया? इसका एक फार्मूला छोटा सा है, अभी आगे काम पड़ेगा हमको, तो लिखो फार्मूला इसका, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और सबको किस में लेंगे, सबको हम लोग ग्राम में ही लेंगे। ठीक है, मतलब इसे ग्राम में लेना है। और थोड़ा सीधा लिखो, एक मिनट, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ से लिखते हैं
द्रव्यमान प्रतिशतता ये बराबर फार्मूला क्या है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें चाहिए, ग्राम में, तो यहाँ पे ग्राम में, और पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, ये भी किसमें लेना है, इसको भी ग्राम में लेना है, ग्राम में। कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, यानी ये जो आएगा इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, 100% से गुणा कर दिया, तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। तो ये आपका फार्मूला बन गया द्रव्यमान प्रतिशतता का। अब इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ये है ना, ये इसका डिनोटिंग पॉइंट है, बराबर विलेय की मात्रा। अगर विलेय को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करें तो स्मॉल डब्ल्यू और बटे में क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, और इंटे में क्या हो जाएगा, 100%। ये आपका फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला बन गया, इसे नोट कर लो जल्दी से। फार्मूला क्या बना, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे में विलयन की मात्रा, वो भी ग्राम में, और परसेंटेज में चेंज करना, इसलिए हम लोग क्या कर दिया, 100% से यहाँ पे गुणा कर दिए। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा फार्मूला है। तो इसकी परिभाषा समझ आई, मतलब परिभाषा बिल्कुल आपको याद नहीं करना। देखो समझना क्या है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम विलयन है तो उस 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, वो जो विलेय की मात्रा होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक, नोट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं और कोई विधि है। तो हमने सांद्रता ज्ञात करने की एक विधि देख ली है ना, क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। अब अगली विधि हमारे पास है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, इसको बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वहां पे देखो क्या था, अभी पहले वाले जो पढ़े उसमें क्या था, द्रव्यमान प्रतिशतता, है ना, यहाँ पे क्या था, पहले वाले में द्रव्यमान प्रतिशतता थी। तो समझना क्या है, बिल्कुल आसानी समझो कि जब द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करेगा, यानी जब द्रव्यमान प्रतिशतता हमको ज्ञात करना होगा तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे, वहां पे जो विलयन को लेंगे वो ग्राम में मापेंगे। ठीक है, जब द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, विलयन को हम लोग किस में लेंगे, ग्राम में। और यहाँ क्या करना है, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो जब आयतन प्रतिशतता अगर हमको ज्ञात करना होगा तो विलयन को किस में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। ठीक है, मतलब छोटी सी मात्रा चाहिए ना, इसलिए मिलीलीटर में लेंगे। तो यहाँ परिभाषा क्या बनी कि 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के लिख लो, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब आगे लिखो, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल वी एब्लिक कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आई कुछ?
मतलब क्या करना है कि इस बार हमको क्या देखना है 100 ml में, मतलब विलेन क्या लेना है, विलेन को इस बार हमको मिलीलीटर में मापना है। तो क्या चेक करना है कि प्रत्येक 100 मिलीलीटर विलेन में 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, मतलब हमको देखना है कि प्रत्येक 100 मिलीलीटर विलेन में कितने मिलीलीटर विलेय प्रेजेंट हैं, है ना। मतलब प्रत्येक 100 मिलीलीटर विलेन में कितने मिलीलीटर, मतलब मिलीलीटरों की संख्या यहाँ पे लिखा है ना, तो कितने मिलीलीटर विलेय प्रेजेंट है। जितने मिलीलीटर विलेय प्रेजेंट होंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये इसका डिनोटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक, परिभाषा समझ आ गई, नोट कर लो थोड़ा जल्दी से। अब इसका फार्मूला एक देख लें, चलो इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला लिखो, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या लिखना है इस बार लिखना है विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, मतलब कितने मिलीलीटर विलेय प्रेजेंट है, मिलीलीटरों की संख्या, है ना। किस में लेना है हमको, वो तो पता नहीं है मिलीलीटर में। अब यहाँ पे मिलीलीटर लिखना है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चाहे ऐसे लिखो या फिर एक तरीका ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विलेय का आयतन किस में लेना है, ml में, मतलब मिलीलीटर में, बट्टे में क्या लिखना है आपको, विलयन का आयतन, ये भी किसमें चाहिए, ये भी ml में चाहिए। और आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 100% से गुणा, वहाँ पे जगह नहीं इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखो 100% से हमने गुणा कर दिया, ठीक है, ये 100% है। तो आयतन प्रतिशतता फार्मूला क्या बना कि विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलेयन का आयतन वो भी मिलीलीटर में, और परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए हम लोग क्या कर दिया 100% से गुणा कर दिए, ठीक। अब इसका अगर शॉर्ट फार्मूला हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, स्मॉल v कैपिटल V बराबर विलेय का आयतन, अगर विलेय के आयतन को स्मॉल v माने और बटे विलेयन का आयतन कैपिटल V माने तो स्मॉल v अपन कैपिटल V, और इनटू क्या हो जाएगा 100%, और ये दोनों किस में लेने हैं, ml में लेना है, ये आपको याद रखना है, ml में, ठीक। तो ये फार्मूला इसका बन गया। तो ये तरीका है आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने का, मतलब परिभाषा आपको बिल्कुल याद नहीं करनी, केवल समझ लेना है कि हमको इस बार क्या करना है कि 100 मिलीलीटर विलेयन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को चेक करना है कि प्रत्येक 100 ml विलेयन में कितने ml विलेय प्रेजेंट है, ठीक है। चलो नोट हो गया। चलो अब एक थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक विधि होती है जिसे कहते हैं पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पीपीएम में सांद्रता। तो पहले इसको समझो पीपीएम क्या होता है। तो जो पीपीएम है, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो थोड़ा इसको समझो, यहां से देखो, पार्ट्स मतलब भाग, पर मतलब प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, ये इसका मतलब हुआ भाग, पर मतलब प्रति, और मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहाँ से आता अगर निकाले तो यहाँ निकालता है, मतलब समझ आता है कि हमको चेक करना है कि प्रति 10 लाख, मतलब क्या है कि जो विलेयन है उस विलेयन में मोलों की संख्या कितनी है, 10 लाख, ठीक है।
मतलब प्रति 10 लाख मोलों की संख्या बोल दो या 10 लाख ग्राम बोल दो, मतलब जैसे भी आपकी मर्जी। अगर हमको ग्राम में लेना 10 लाख ग्राम बोल सकते हैं, यानी 10 लाख ग्राम में कितने भाग प्रेजेंट है विलेय के, मतलब जो विलेयन है, विलेयन कितना है, ऐसे हमने मान लिया कि 10 लाख ग्राम है, तो उस 10 लाख ग्राम में विलेय के कितने भाग प्रेजेंट है वो हमको चेक करना है। तो मतलब ये तो फुल फॉर्म हुआ आपका पीपीएम का। पीपीएम पूरा नाम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी हमको यहाँ पे चेक करना होगा प्रति 10 लाख में विलेय के मोलों की संख्या। जैसे वहां पे लोग 100 ग्राम में चेक करते थे, 100 ml में चेक करते थे, तो यहाँ पे कितने में चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 10 लाख ग्राम में, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है। अब थोड़ा समझो इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसकी परिभाषा ये नोट हो गया, एक नोट करो, चलो इसकी परिभाषा नीचे लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो लिखो जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा, विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो उस विलयन की सांद्रता को, उस विलयन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है, ठीक बात समझ आए कुछ। मतलब क्या हो कि हमारे पास कोई एक ऐसा विलयन है कि वो जो विलयन है उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है। ठीक, मतलब पीपीएम यूज कब करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा विलयन है कि उस विलयन में, देखो यहाँ पे लिखा है, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वो विलायक की तुलना में बहुत कम होती है ना। मतलब विलायक बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में विलेय बिल्कुल थोड़ा सा है। तो अगर उसकी सांद्रता हमको ज्ञात करनी है तब कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला पीपीएम। तो सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पीपीएम, इसको नोट करिए, फिर इसका फार्मूला समझ लेते हैं। पीपीएम में सांद्रता हो गई नोट, चलो। तो इसका फार्मूला एक देख लें। तो लिखो पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, इसका फार्मूला लिखना है बराबर विलेय के, या विलेय की लिखो, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, सबको ग्राम में लेना, इसे भी ग्राम मिलेंगे और इसको भी ग्राम मिलेंगे। और देखो लोग हम क्या बोले थे कि 10 लाख में चेक करना है, मतलब प्रति 10 लाख में। तो 10 लाख मतलब 10 की घात 6, तो यहाँ पे लोग क्या कर देंगे, 10 की घात 6 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला बन गया पीपीएम की सांद्रता का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। ये है फार्मूला, नोट डाउन करो जल्दी। तो ये कुछ तरीके थे मतलब सांद्रता ज्ञात करने के। हमने पहला क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशतता, उसकी परिभाषा क्या थी कि प्रति 100 ग्राम विलयन में, मतलब प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय प्रेजेंट है, उन विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आयतन प्रतिशतता।
आयतन प्रतिशतता में क्या था कि प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में कितने मिलीलीटर विलेय प्रेजेंट थे, उन विलेय के मिलीलीटरों की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा, पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो मतलब इसका यूज कब करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा विलयन है जिसमें जो विलेय है उस विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, मतलब जो विलायक है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा समझ लो। मान लो इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके लिए। अगर हमने आपसे कहा कि एक हमारे पास विलयन है, मान लो 10⁵5 ग्राम विलयन है, ठीक है, या ऐसे समझ लो 10,000, ये लो 10,000 ग्राम हमारे पास विलयन है ना। उस विलयन में हमने ये लो 50 ग्राम, 50 ग्राम हमने क्या मिला दिया, चीनी। मतलब एक विलयन था जिसमें चीनी कितनी थी, 50 ग्राम, और पूरा विलयन कितना था, 10,000 ग्राम। तो अब बताओ 10,000 की तुलना अगर हम 50 से करें तो ये 50 इसकी तुलना में बहुत छोटा है भाई। 10,000 की तुलना में 50 क्या है, बिल्कुल छोटा है ना। तो क्या हो गया, विलायक जो था उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, विलेय की मात्रा बहुत कम हो गई। तो अगर हमको इसकी सांद्रता मान लो कभी ज्ञात करना हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पीपीएम। समझ आ गई बात। चलो, तो ये थी कुछ विधियां सांद्रता ज्ञात करने की। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमको पढ़ना है नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, ये सारी चीजें। तो पहली हेडिंग आप लोग अब डालिए, नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या। तो लिखो, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n, बड़े लेटर के लिखना है, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये क्या होगी, नॉर्मलता की परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, मतलब हमको प्रति 1 लीटर में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, इसको आप लोग 11 में पढ़े होंगे तो अच्छा है, नहीं थोड़ा समझा देते हैं ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। मतलब ये 11 टॉपिक था, 11 में चीज आपको पढ़ाया गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आप लोग 11 में पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा हम आपको भी बता दें कैसे निकालते हैं इसको। तो क्या कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर के n से। ठीक, तो ये परिभाषा नोट करिए, फिर इसका थोड़ा फार्मूला देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, इसको निकालना सीखेंगे। नोट हो गया, चलो। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर n से। अब थोड़ा पहले समझते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या,
ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है उस पदार्थ की मात्रा बटे में उस पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार, और यहाँ पे 100 से मल्टीपल होता है, ये 100 से गुणा है। थोड़ा इधर लिख लो, इधर लिख लो, यहाँ पे 100 से गुणा, मतलब ये 100 से गुणा करने आप चाहे इधर लिखो चाहे उधर, दोनों मतलब सही है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला क्या है कि जिस पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है उसकी मात्रा आपको चाहिए, मतलब कितनी मात्रा उसकी प्रेजेंट है, बट्टे में उस पदार्थ का क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए। ठीक है, तुल्यांकी भार, और क्या है, गुणे में 100। तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फार्मूला होगा, है ना। जैसे थोड़ा एक हम समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल से। इधर देखो, अगर हमने आपको दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साधारण नमक, हमने आपसे कहा कि इसके ऐसे समझ लो कि 4.6 ग्राम में, 4.6 ग्राम में, मतलब ये इसका हमने कितना भाग लिया, 4.6 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड की 4.6 ग्राम में इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार, या ऐसे लिखो, थोड़े दिन तरीका समझिए, इसको लिखो कि 4.6 ग्राम, 4.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार निकालो। पहले हम क्या सीख रहे हैं, तुल्यांकी भार निकालना। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमको क्या ज्ञात करना है, अभी हम लोग इसको नहीं सीख रहे, अभी तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो देखो, अच्छा आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, ऊपर वाला नोट करो, इसको साफ कर देते हैं। ये इतना नोट कर लो थोड़ा, ये ऊपर वाला आप लोग नोट करिए इसको। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार गुणे में 100। ये नोट हो गया। चलो इसको थोड़ा सा याद बनाते हैं। तो अभी हमको क्या निकालना है, तो अभी क्लोराइड निकाल, अभी हमें निकालना है इसका तुल्यांकी भार। तो देखो तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, पहले थोड़ा इसको समझो। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता, ये तुल्यांकी भार का फार्मूला। तो यहाँ पे देखो, हमको किसका तुल्यांकी भार चाहिए, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl का, है ना, NaCl का तुल्यांकी भार चाहिए। तो इसका परमाणु भार आप लोगों को पता हो कितना होता है, 23। सोडियम जो परमाणु भार होता है, इसको किसी नोट करते हैं ए से, है ना, ये होता है 23 सोडियम के लिए, ये आपको पता है। तो परमाणु भार हो गया इसका 23। अब संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो देखो संयोजकता निकालने का तरीका ये है कि जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये कितने में टूटता है, Na+ में और Cl- में। तो संयोजकता का मतलब क्या है कि उस यौगिक को तोड़ने पर उसके प्रत्येक परमाणु पर, मतलब अलग अलग 2 परमाणु हो गए, प्रत्येक परमाणु पर आयनों की जो संख्या होती है, मतलब ऐसे समझो, जैसे सोडियम है, इस सोडियम का कितने आयन है, 1, क्लोरीन का कितने आयन है, 1। तो प्रत्येक परमाणु पर जो आयनों की संख्या होती है, वही आयनों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो कितने आयन देखो, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब जोड़ना नहीं है, कि केवल इसको आयनों की संख्या को देखना है। तो 1 आयन है, मतलब इसकी संयोजकता क्या आ गई, 1। तो आप 23 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 23। इसका मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसका तुल्यांकी भार कितना आया, 23। ठीक, मतलब अभी हम लोग क्या और सीख रहे हैं, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो हमको 4.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया था, इसको तुल्यांकी भार ज्ञात करना था। तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या है, परमाणु भार, ये परमाणु भार इसका 23 होता है,
बटे में इसकी संयोजकता, संयोजकता क्या थी, मतलब इसको अगर हम तोड़े तो इसमें कितने आयंस में टूटता है, कितने प्लस और कितने माइनस आयन बनते हैं, उन आयनों की संख्या को जोड़ना नहीं, केवल उनको चेक करना कितने में टूटता है। तो एक एक आयन में टूट रहा था तो एक आ गई इसकी संयोजकता। हमने 23 को 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 23, यानी सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकीय भार कितना होता है 23 होता है। अब ये कभी बदलता नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर हमें पूछे सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकीय भार कितना होगा तो ये बदलेगा नहीं, 23 होता है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे थोड़ा देखते हैं। नोट हो गया, चलो अब इधर देखो, ये तो अभी निकाले तुल्यांकीय भार, अब इसका क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसका फार्मूला क्या था, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान कितने ग्राम में दिया गया था 4.6 ग्राम, तो पदार्थ का द्रव्यमान हो गया 4.6 ग्राम, बटे में तुल्यांकीय भार कितना आया था अभी इसका 23, तो 23 और गुणे में क्या था 100, तो 23 दूनी 46, मतलब 0.2 यहाँ पे गया। अगर आप इसको गुणा करेंगे 2.2 गुणे 100 यानी आ जाएगा 20, तो इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या गई 20 आ गई, है ना। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड की हम बात करें उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आई, यहाँ पे 20 आ गई 4.6 ग्राम में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेते हैं। एक 11 में आपको पढ़ाया गया होगा टेन में, अगर आप लोग 11 में पढ़े होंगे तो ठीक है, ये बात समझ आई, इतना नोट करो। अब लिखते हैं हम लोग नार्मलता का फार्मूला, नार्मलता नोट हो गया, हो गया, चलो अब लिखो नार्मलता बराबर, क्योंकि हम लोग नार्मलता पढ़ रहे थे ना, तो नार्मलता बराबर फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, बटे में क्या होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आपकी मर्जी, आप चाहे तो ml में ले लें चाहे तो लीटर में, हम लोग ज्यादातर क्या लेते हैं मिलीलीटर में लेते हैं, ठीक है मिलीलीटर में, ठीक इतनी बात समझ आई, ये फार्मूला है इसका। अब इसको अगर हम तोड़ के यहाँ पे लिखें, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अगर इसको हम यहाँ पे तोड़ के फार्मूला बनाए तो ये बनता है विलेय का भार, अभी वहां से पढ़ के है ना ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो विलेय का भार, विलेय का भार विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, बटे में विलेय का अणुभार, अणुभार गुणे में क्या हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक। मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हमने इस प्रकार तोड़ दिया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और क्या था विलयन का आयतन था गुणे में, तो विलयन का आयतन, तो ये बन गया नार्मलता का फार्मूला आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। अभी इस पे सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, केवल एक फार्मूला लिखा हुआ है। नोट होगा, चलो तो नार्मलता की भाषा क्या थी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नार्मलता कहलाती है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज हम बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि नार्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मान लो कि नार्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का, मतलब हम टेम्परेचर को मान लो बढ़ा रहे हैं तो नार्मलता बढ़ेगी कि नार्मलता घटेगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हमने आपसे कहा हम तापमान को बढ़ा दिए, तापमान को हमने क्या कर दिया
बढ़ा दिए, बढ़ाने के ऐसे ऊपर तीर लगाएंगे। अगर हम तापमान मान लो बढ़ा दिए तो नॉर्मलता क्या होगी आपको बताना है। नॉर्मलता बढ़ेगी घटेगी, नॉर्मलता ये बढ़ेगी कि नॉर्मलता घटेगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, या फिर नॉर्मलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीन ऑप्शन आपके पास है, इसमें कौन सा है बताओ थोड़ा। नॉर्मलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ट्राई करो, हो पाएगा। मतलब हमने आपसे पूछा कि अगर हमने टेम्परेचर को मान लो बढ़ा दिया है ना, अगर टेम्परेचर पहले 25 था, अब इसको हमने मान लो 30 कर दिया, तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी विलयन की जो नॉर्मलता होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो चलो इसको थोड़ा समझें कैसे होगा। मतलब ये तीन ऑप्शन हमारे पास है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या फिर क्या हो सकती है वो चेक करना है हमको, होगा क्या। तो देखो अभी हम लोग नॉर्मलता फार्मूला क्या पढ़े, नॉर्मलता बराबर था विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में क्या था, विलयन का आयतन है ना, विलयन का आयतन। अब थोड़ा यहाँ पे अगर हम ध्यान देते एक चीज देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, क्या कहते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी पदार्थ का द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, मतलब द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसका भार तो चेंज नहीं होगा। मान लो अपनी भार अगर 4.6 ग्राम दिया तो उतना ही रहेगा, आप चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी पदार्थ का ना तो द्रव्यमान चेंज होगा और ना ही उसका मतलब ना तो अणुभार चेंज होगा और ना ही भार चेंज होगा, दोनों चेंज नहीं होंगे, मतलब इन पे टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक चीज हम देखें कि टेम्परेचर अगर हम जब बढ़ाते हैं तो किसी भी विलयन का आयतन क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो मान लो हमारे पास, इसको थोड़ा समझो, ये मान लो जो पानी भरा हुआ है ना, ये क्या है, कंटेनर, इसीलिए मान लो ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक। इस कंटेनर में हमने मान लो पानी भर दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लो हमने पानी भर दिया। अब अगर इस बर्तन को हम गर्म करें, मतलब नीचे से क्या देते हैं, हीट, अगर नीचे से हम इसको ऊष्मा दें तो क्या होगा, ये पानी गर्म हो जाएगा। तो जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है कि जो पानी है, भाई पानी किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जैसे ही ये कण क्या पाएंगे, ऊष्मा पाएंगे, मतलब हीट पाएंगे, तो इन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, ढील होकर जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जब आकर्षण बल कमजोर हो जाता है तो कण क्या होते हैं, इनको छोड़ के दूर चले जाते हैं। मतलब ऐसे समझो, मान लो पहले कण इतनी पास पास थे, है ना, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, मतलब तापमान दिए, तो जब तापमान देंगे तो इन कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था उस बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो जब बल का मान घट जाएगा तो ये कण क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, है ना, मतलब पहले इतने में थे अभी क्या दूर दूर हो गए। तो जब ये कण दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा जगह पे फैल जाएंगे, है ना, ये ज्यादा जगह पे फैल जाएंगे। मतलब आपको समझना क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमेशा आयतन बढ़ता है, मतलब तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। साइड में चाहे लिख लो, साइड में कहीं लिख भी सकते हो कि तापमान बढ़ाने पर, ऐसे साइड में समझो, तापमान बढ़ाने पे ऊपर तीर मतलब बढ़ाना, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ आई। देखो अब अगर हमने कहा कि तापमान हमने बढ़ाया तो मतलब आयतन बढ़ गया। अब देखो आयतन अगर बढ़ गया तो क्या है, ये जो नॉर्मलता का फार्मूला है, यहाँ से अगर इसको हम छोड़ दें, इधर बात समझो, ये ऊपर वाले को हम छोड़ दें, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तापमान पर, मतलब तापमान का इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको अगर हम ना ध्यान दें, इसको हम छोड़ देते हैं, तो देखो क्या बन रहा, अगर उसको हम छोड़ दें तो नॉर्मलता का फार्मूला कैसे बनता है, तब नॉर्मलता बनती है जो वो प्रोपोर्शनल होती है 1 आयतन के, है ना। इसकी जगह हमने एक मान लिया, मतलब इसको हमने छोड़ दिया, इसकी जगह एक मान लिया, और आयतन क्या गया, इसके बट्टे में, मतलब 1 के बट्टे में। तो इसे हम क्या कहते हैं कि नॉर्मलता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, 1 के बट्टे मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती।
यानी नॉर्मलता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होगा कि अगर आप आयतन बढ़ाएंगे तो नॉर्मलता घट जाएगी, है ना। अगर आयतन बढ़ाओगे तो नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता घट जाएगी, या फिर आयतन घटाओगे तो नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता बढ़ जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगी, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, है ना। तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आयतन इंक्रीज हुआ था। तो मतलब अगर आयतन बढ़ गया तो नॉर्मलता क्या होगी, समझ आई बात। मतलब तापमान हमने बढ़ाया, आयतन बढ़ा, जब आयतन बढ़ा तो नॉर्मलता क्या होगी, ये बढ़ा तो ये घटा। मतलब कुल मिला के आपको समझना है कि तापमान बढ़ाने पर किसी विलयन की नॉर्मलता हमेशा घट जाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी थी। बाकी याद कर लेना कि तापमान जब हम बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ने से क्या होगी, नॉर्मलता घट जाएगी। ठीक, चलो तो इसको थोड़ा सा आर्डर लिख लेते हैं, ये आपको लिखना नहीं था, समझना था। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी विलयन का तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उस विलयन का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण विलयन की नॉर्मलता घट जाती है, नॉर्मलता घट जाती है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा थोड़ा आपको याद होंगी, छोटी छोटी बातें कि मतलब क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब आयतन इंक्रीज होगा तो नॉर्मलता क्या होगी, घट जाएगी। ये छोटी सी बात थी। ठीक, समझ आ गया। तो चलो आज हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स।